हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के बारे में बात करी थी और मैंने वहाँ पे बेस प्रोसीजर के बारे में आपको समझाया था। और बेस प्रोसीजर में क्या खास बात थी कि हमने अपनी प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ को पहले से नोन मान लिया था और साथ में हमने कहा था कि हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं, P1 और P2। वो पॉपुलेशन कुछ भी हो सकती हैं और उसकी बेसिस पे आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो, आप अपना रूल निकाल सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर P1 और P2 अगर हमारी मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो उस केस में हमारा जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन किस प्रकार का होगा, आज उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए हम आज इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि इस केस में हम अपने इस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन को किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो हम अब यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास दो पॉपुलेशन है जिसके अंतर्गत हम अपने किसी ऑब्जर्वेशन को किसी एक पॉपुलेशन में हम डिवाइड करना चाहते हैं, ये हमारी दो मल्टीवेरिएट पॉपुलेशंस हैं और इनको हमने P1x और P2x के द्वारा आपको पहले दिखाया था। अब हम ये मानते हैं कि ये P1x और P2x हमारे मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हैं कि जो हमारा P1x है ये हमारा नॉर्मल μ1 सिग्मा है, अर्थात मल्टीवेरिएट नॉर्मल जिसका मीन वेक्टर है μ1 वेक्टर और कोवेरियंस मैट्रिक्स हमारी है सिग्मा। उसी तरह से जो हमारी दूसरी पॉपुलेशन है P2, ये हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसका मीन वेक्टर है μ2 और कोवेरियंस मैट्रिक्स है सिग्मा। से ही आपस में डिफर कर रही है, अर्थात उनका जो अंतर है वो खाली मीन वेक्टर के कारण है और दोनों की कोवेरियंस मैट्रिक्स हमारी बराबर है। आप अगर चाहे तो आप इसको अलग अलग भी मान सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अगर नहीं तो हम जिस प्रकार से आपको इस एनालिसिस को करके यहाँ पे दिखाने वाले हैं उसी एनालिसिस को आप अपने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के लिए भी बहुत आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, इस प्रकार से f(x) = 1/2 raised to the power of p/2 determinant of sigma raised to the power of 1/2 exponential of -1/2 x minus mu ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x minus mu, राइट। और जो हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है वो हमारा x1 x2 xp पर एक p डायमेंशनल स्पेस में ऑब्जर्वेशन है जिसको हमने अपने इस डेटा वेक्टर x के द्वारा दिखाया गया है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अपने जरा सा इस P1x और P2x का जो रेशियो है इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए P1 को लिख दिया, P2 को लिख दिया और दोनों को मैंने जब सॉल्व किया तो हमारा इस प्रकार से देखिए आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ x ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2 माइनस 1/2 μ1 प्लस μ2 ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2। तो अब आपको याद होगा कि हमने अपने रीजन R1 R2 को या जो क्लासिफिकेशन के नियम को किस प्रकार से हमने डिफाइन किया था। तो इसके लिए हमारा नियम क्या था कि अगर हम कह सकते हैं कि कोई अगर हमारा ऑब्जर्वेशन x हमारा आता है तो उसको हम अपने रीजन R1 में या P1 में क्लासीफाई करेंगे, कब, जब P1x हमारा अपॉन P2x हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है कि उससे ज़्यादा होगा, राइट। तो इसी एक्सप्रेशन को अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, दोनों इसमें से हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या आता है। तो दोनों और अगर हम जब यहाँ पे अगर हम नेचुरल लॉग अगर ले लेते हैं तो k हमारा चूंकि स्केलर है तो लॉग ऑफ k भी हमारा एक स्केलर ही होगा, राइट। और लेकिन जो हमारा लॉग ऑफ P1x अपॉन P2x है वो देखिए हमारा इस प्रकार से सिंप्लीफाई हो जाएगा x ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2 माइनस 1/2 μ1 प्लस μ2 ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ k, राइट। तो आपने देखा था कि बेस प्रोसीजर में अगर हमारी ये जो अप्रायरी प्रोबेबिलिटीज Q1 और Q2 अगर हमको नोन होती हैं तो उस केस में k की वैल्यू हमारी क्या आती है, Q2 अपॉन Q1। तो अगर हम यहाँ पे Q1 और Q2 को अगर हम बराबर मान लेते हैं कि अर्थात मुझको ये पता है कि इस ऑब्जर्वेशन को नॉर्मल μ1 सिग्मा या नॉर्मल μ2 सिग्मा में क्लासिफाई करने के इक्वल चांस है, राइट। तो उस केस में हमारी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और लॉग ऑफ k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है इस प्रकार से आ जाएगा x ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 μ1 प्लस μ2 ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2, राइट। तो देखिए ये आपका फंक्शन निकल आया। देन अगर हमारे पास मान लीजिए कि अगर हमारे पास Q1 और Q2 अगर अननोन होती हैं तो उस केस में हम लोग लॉग ऑफ k को 0 के बराबर चूज़ कर सकते हैं और इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारे
जो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस के अंदर जो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारे मिस क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, वो हमारे बराबर है, राइट। तो अब हम यहाँ पर ये मानते हैं कि x को हम अपनी इन दोनों पॉपुलेशन में क्लासिफाई करने की हमारे पास बराबर प्रोबेबिलिटी है और उसकी कॉस्ट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन भी बराबर है, राइट। तो उस केस में आपका देखिए जो रीजन R1 का आपका रूल क्या आ गया, ये आपका आ गया x ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 μ1 प्लस μ2 ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2। और जो आपका R2 आएगा उसी में आप विवर्स का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो आप इस ग्रेटर देन इक्वल टू को साइन को आप लेस देन कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिए इस लीनियर फंक्शन में, इस फंक्शन में क्या हो रहा है, देखिए ये जो आपका इस फंक्शन है, इसके अंदर जी वाला जो पार्ट है सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो ये जो हमारा पूरा फंक्शन है x ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2, ये क्या हो गया, ये हमारा एक लीनियर फंक्शन हो गया और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, राइट। और राइट हैंड साइड में भी आप अगर देखेंगे तो आपका क्या क्वांटिटी है, 1/2 μ1 प्लस μ2 ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2। ओके, अब हमारे पास अगर हम ये देखें तो आपने देखा कि पहले वाले केस के कारण आपने इस नियम को बहुत अच्छे से यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसी चीज़ को हम अपने एक और माध्यम से हम इसको यहाँ पे आपको समझा सकते हैं कि अगर हमारा x हमारा कोई भी एक रैंडम ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम इसको दो पॉपुलेशंस में नॉर्मल μ1 सिग्मा या नॉर्मल μ2 सिग्मा में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर x हमारा अगर p1 को बिलोंग करेगा देन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल μ1 सिग्मा, और अगर x हमारा p2 को बिलोंग करेगा देन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल μ2 सिग्मा। अब आपको याद होगा कि हमने एक बार महालनोबिस डिस्टेंस की बात करी थी और हमने उसमें से ये बताया था कि महालनोबिस डिस्टेंस दो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में दूरी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसको मैंने इस प्रकार से इस्तेमाल किया था, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2, राइट। तो अब हम जरा सा यहाँ पे इसको जरा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम किस प्रकार से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब अगर आपने देखा कि ये जो आपने यहाँ पे ये अपना ये डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन निकाला है, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया कि u है, ये हमारा एक रैंडम वेरिएबल है की तरह मैंने मान लीजिए, क्योंकि ये हमारा एक रैंडम ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा फंक्शन इस प्रकार से हो गया, x ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2 माइनस 1/2 μ1 प्लस μ2 ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2, राइट। देन इसके बाद में अगर अब जो हमारा ये ऑब्जर्वेशन रैंडम ऑब्जर्वेशन हमारा x आया है, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो ये p1 को बिलोंग करेगा अर्थात नॉर्मल μ1 सिग्मा को, या ये p2 को बिलोंग करेगा अर्थात नॉर्मल μ2 सिग्मा को। तो इन दो केसेस में हमने इस स्टैटिस्टिक्स u का हमने एक अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। हम आपको इसका यहाँ पर जो भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस है वो हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आपको इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हम बता रहे हैं। तो इस केस में अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा x p1 को बिलोंग करता है तो u जो हमारा है ये भी हमारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसका मीन हमारा होता है डेल्टा स्क्वायर बाई 2 और वेरिएंस होता है डेल्टा स्क्वायर। और अगर x हमारा p2 को बिलोंग करता है देन जो हमारा u का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हमारा नॉर्मल होता है जिसका मीन हमारा होता है माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई 2 और वेरिएंस होता है डेल्टा स्क्वायर। तो आप देखोगे कि दोनों में, इन दोनों केसेस में जो हमारा डेल्टा स्क्वायर है, वेरिएंस है, वो तो बराबर है और जो मीन की वैल्यू बराबर है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, राइट। तो इसी चीज को अगर हम यहाँ पे ग्राफिकली आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तो देखिए किस तरह का बनेगा कि अगर हमारे पास कोई मिस क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है और अगर हमने यहाँ पे ये दो नॉर्मल पॉपुलेशन ली है p1 और p2 की, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पे लाई करेगा तो उसको हम p1 में दे देंगे, कोई ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पे लाई करेगा तो हम p2 में दे देंगे। इसमें से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब हम आपको अगली ग्राफिक में दिखाते हैं कि ये हमारा मिस क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इन्हीं p1 और p2 को हमने ले लिया, लेकिन जिस प्रकार से पहली पिक्चर में दोनों कर्व के बीच में एक अच्छा बिल्कुल क्लियर सेपरेशन था, अब वो हमने सेपरेशन ख़त्म कर दिया है। और आप ये देखेंगे कि कुछ यहाँ पर ये वाला हिस्सा है इस जगह पर
जो दोनों का ओवरलैप कर रहा है। तो अब अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पर अगर लाई कर रहा है या यहाँ पे लाई कर रहा है तो हम कह देंगे कि ये हमारा P1 को बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमारा अगर यहाँ पर या यहाँ पे कहीं भी लाई कर रहा है तो हम कह देंगे ये हमारा P2 को बिलोंग करता है। अब समस्या कहाँ पे आती है? समस्या ये आती है कि कोई ऑब्जर्वेशन अगर हमारा यहाँ पर या यहाँ पर अगर कहीं पे लाई कर रहा है, जो मैंने लाल रंग से दिखाया है। अब ये ऑब्जर्वेशन हमारा P1 को बिलोंग करेगा या P2 को बिलोंग करेगा, ये आपस में क्वेश्चन मार्क है। उसी तरह से ये ऑब्जर्वेशन हमारा P1 को बिलोंग करेगा कि P2 को बिलोंग करेगा, ये भी इसके बारे में कन्फ्यूजन है। इसीलिए हम यहाँ पे इसको मिस क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसका आप अगर अपने यूज स्टैटिस्टिक्स का आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो देखिए इसका मीन कितना है -डेल्टा²/2 और इसका मीन कितना है डेल्टा²। तो अगर हमको अपनी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे ये देखिए मैंने ये पॉइंट लिया है C। ये कौन सा पॉइंट है? ये यहाँ पर पॉइंट है। तो हम इस पॉइंट पर इस ऑब्जर्वेशन के P1 और P2 में बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटीज़ को निकालेंगे। अब चूंकि ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें से यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, राइट। और इसी चीज़ को अगर हम आपको एक अगर मल्टीवेरिएट नॉर्मल के स्ट्रक्चर में दिखाते हैं तो देखिए आप यहाँ पे बहुत आसानी से आप ये देख सकते हो। देखिए यहाँ पे आपकी दो पॉपुलेशन है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल है P1 P2 और उनका कंटूर देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो ये आपके रीजन R1 और R2 हैं। देखिए यहाँ पे और ये आपकी यहाँ पर एक बाउंड्री है जो उनकी R1 और R2 की है, राइट। और यहाँ पे हमने ये माना है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ हमारी हाफ हाफ हैं। कोई ऑब्जर्वेशन हमारा P1 को बिलोंग करता है कि P2 को बिलोंग करता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो यहाँ पे हमारा वेल क्लासिफाइड सिचुएशन है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम इस अपनी दूसरी पिक्चर में आते हैं तो देखेंगे आप यहाँ पर इस एरिया में देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग है कि कोई ऑब्जर्वेशन अगर हमारा यहाँ पर आ रहा है तो यह P1 को बिलोंग करेगा कि P2 को बिलोंग करेगा, इसके बारे में फैसला करना बहुत कठिन है। तो इसको हम बोलते हैं मिस क्लासिफिकेशन। तो अपनी इस पॉइंट 3 को जरा आप एक बार देख लीजिए और हम यहाँ से अपनी इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम जो अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन है, जिसको आपको याद होगा हमने P2 या P1 के द्वारा डिफाइन किया था, उसको हम यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे। तो अगर हमारा ऑब्जर्वेशन P1 को बिलोंग करता है तो उस केस में हमारा U का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल विद मीन डेल्टा²/2 और वेरिएंस डेल्टा²। डेल्टा² क्या है? आपका महालनोबिस डिस्टेंस है, राइट। ये आपका महालनोबिस डिस्टेंस है ये। और इस केस में अगर हम अपनी P2 को अगर हम निकालेंगे तो ये किस प्रकार से निकालेंगे? हम अपना जो भी हमारा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 का जो PDF है हमने उसको लिखा 1/√2π एक्सपोनेंशियल ऑफ -y²/2 और इसको हमने C + डेल्टा²/2 अपॉन डेल्टा से लेकर के इन्फिनिटी तक की रेंज में इंटीग्रेट कर दिया, राइट। ये बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज होती है जो आप कर सकते हो। मैंने आपको उसका डायरेक्ट रिजल्ट बताया है। और उसी तरीके से अगर हमारा x हमारा अगर P2 को बिलोंग करता है तो U का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉर्मल विद मीन -डेल्टा²/2 और वेरिएंस हमारा सेम होगा डेल्टा²। इस केस में अगर मुझको P1 अगर निकालना अगर है तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से कंप्यूट करेंगे? हमने अपना ये नॉर्मल 0 1 का हमने PDF लिखा और इसके बाद हमने -इन्फिनिटी से लेकर C - डेल्टा²/2 डिवाइडेड बाई डेल्टा की रेंज पर मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब इनकी ये जो भी वैल्यू होगी, चाहे तो हम इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल से निकाल सकते हैं या हम इसको R सॉफ्टवेयर में हम निकाल सकते हैं, राइट। और जो यहाँ पे ये जो वैल्यू आपकी C आएगी, इसको हम कहते हैं ये हमारा बेस सॉल्यूशन है, राइट। तो अब हम जरा सा यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने अभी तक अपना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट रूल मैंने निकाला है, वहाँ पे हमने एज्यूम किया कि x के नॉर्मल μ1 सिग्मा और μ2 सिग्मा में को बिलोंग करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है और उनकी कॉस्ट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन भी बराबर है, राइट। और इसकी बेसिस पे हमने ये अपना डिस्क्रिमिनेंट रूल निकाला। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, यहाँ पर आपने μ1 μ2 सिग्मा सभी को नोन माना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अगर μ1 μ2 सिग्मा अगर नोन अगर हैं तो देखिए ये वाला भी पॉइंट एक आपको नोन हो जाएगा और ये वाला पॉइंट भी आपको नोन हो जाएगा और आप अपनी जो भी x की वैल्यू आपको दी हुई है उसकी बेसिस पे आप ये निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में आते हैं तो ये μ1 μ2 और सिग्मा की वैल्यू हमको अननोन होती हैं, तो हम इस नियम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इस रूल को हमको किस प्रकार से
अपने डेटा में इम्प्लीमेंट करना है अगर हमको म्यू1 म्यू2 और सिग्मा अननोन अगर हैं, राइट। तो इसको हम यहाँ पर आपको अब दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको म्यू1 म्यू2 सिग्मा अगर हमको अननोन अगर है तो हम अपनी दोनों पॉपुलेशन से एक एक सैंपल निकाल सकते हैं और उसकी बेसिस पे हम अपने मीन वेक्टर और कोवेरियंस मैट्रिक्स को हम एस्टिमेट कर सकते हैं और एस्टिमेट करके हम उनको उनकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा कि इसी नियम के अंदर अगर हम सिग्मा को सिग्मा हैट से म्यू1 है और म्यू2 को अगर हम म्यू1 हैट म्यू2 हैट से अगर हम रिप्लेस कर दें अगर हम, तो आप देखेंगे कि हमारा काम बन जाएगा। इसी कार्य को हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि मैंने यहाँ पे 2 सैंपल ले लिए, x1, x2, xn1, ये हमने नॉर्मल म्यू1 सिग्मा से लिया n1 साइज का सैंपल, और ऊपर मैंने सुपरस्क्रिप्ट में देखिए ये 1 लिख दिया है जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये हमारी पॉपुलेशन नंबर 1 से आ रहा है। और जो दूसरी पॉपुलेशन हमारी है पॉपुलेशन नंबर 2, वहां पर मैंने n2 साइज का एक सैंपल निकाला, कहां से, नॉर्मल म्यू2 सिग्मा से, और इस सैंपल को हमने यहाँ पे देखिए सुपरस्क्रिप्ट में 2 लिख दिया है। और इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर हमने अपने म्यू1 म्यू2 और सिग्मा को एस्टिमेट कर लिया। ये कार्य आप पहले भी कर चुके हैं, राइट। तो आपने देखा कि जो हमारा म्यू1 का हमारा एस्टिमेटर क्या होगा, ये हमारा सैंपल मीन वेक्टर होगा, और हमने अपने इस पहले जो हमारे सैंपल के जो भी ऑब्जर्वेशन आए थे उसकी बेसिस पर हमने उनका सैंपल मीन वेक्टर निकाल लिया। उसी तरीके से जो हमारा दूसरे सैंपल का मीन है म्यू2, उसको भी हमने दूसरे सैंपल के ऑब्जर्वेशन से उनका हमने सैंपल मीन वेक्टर निकाल लिया और उसको मैंने इस प्रकार से निकाल लिया। और फिर हमने इनकी दोनों सैंपल से पूल कोवेरियंस मैट्रिक्स को निकाला और उसके द्वारा हमने अपने सिग्मा को एस्टिमेट कर लिया। तो सिग्मा हैट हमने लिख दिया कैपिटल S, ये हमारा कितना हो गया 1/n1 + n2 - 2। और ये देखिए ये हमारा पहले सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने ये सम निकाला, समेशन k goes from 1 to n1 xk1 - x1 बार इंटू इट्स ट्रांसपोज, और उसी तरीके से दूसरे सैंपल से हमने ये वाला क्वांटिटी निकाली, समेशन k goes from 1 to n2 xk2 - x बार 2 और उसी का ट्रांसपोज। और उसके बाद हमने म्यू1 म्यू2 और सिग्मा को म्यू1 हैट म्यू2 हैट और सिग्मा हैट से रिप्लेस कर दिया। तो देखिए जब हमने इसको रिप्लेस कर दिया तो आपका ये जो नियम आपने यहाँ पे बनाया था ये किस प्रकार से हो गया, इसकी जगह हमने लिख दिया s, म्यू1 की जगह हमने लिख दिया x1 बार, म्यू2 की जगह हमने लिख दिया x बार 2, और इसी तरह का कार्य किया। तो देखिए आपको ये है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट रूल, क्लासिफिकेशन रूल आपको यहाँ पर ये मिल गया, राइट। तो आपका ये R1 क्या हो गया, आपका हो गया x ट्रांसपोज S इनवर्स x1 बार माइनस x बार 2 माइनस 1/2 x1 बार प्लस x बार 2 ट्रांसपोज S इनवर्स x1 बार माइनस x बार 2। तो अब आपको क्या हो गया, आप इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये आ रहा है तो देन आप अपने ऑब्जर्वेशन को R1 में क्लासीफाई करेंगे, अर्थात P1 अर्थात नॉर्मल म्यू1 सिग्मा में क्लासीफाई करेंगे, और अगर यही वैल्यू आपकी अगर लेस देन 0 आती है तो आप उसको नॉर्मल म्यू2 सिग्मा में क्लासीफाई करेंगे। इस पहले केस में नॉर्मल म्यू1 सिग्मा और दूसरे केस में नॉर्मल म्यू2 सिग्मा में क्लासीफाई कर देंगे। अब देखिए क्या हो गया, आपको सैंपल दिया हुआ है, सैंपल की बेसिस पे आपने x1 बार की वैल्यू निकाली, x2 बार की वैल्यू निकाली, s की वैल्यू निकाल ली, और इस प्रकार से ये वाली वैल्यू आपको नोन हो जाएगी। x की वैल्यू आपको दी हुई है और उसकी बेसिस पे आप ये निकाल लोगे कि इसकी जो वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0 आती है या लेस देन 0 आती है, और उसकी बेसिस पर आप अपने ऑब्जर्वेशन को सही पॉपुलेशन में क्लासीफाई कर देंगे, राइट। अब इसके बाद बात ये आती है, एक और हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपके पास सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस आते हैं उसमें से आपने उनको अपने इस डिस्क्रिमिनेंट रूल का पालन करते हुए आपने उनको दोनों कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो एक अच्छा रूल हमारा क्या होगा, जहाँ पे हमारे पास 100% क्लासिफिकेशन सही हो रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन हमारे पॉपुलेशन 1 से आए थे उनको हमने पॉपुलेशन 1 में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, और जो ऑब्जर्वेशन हमारे पॉपुलेशन 2 से आए थे उनको हमने पॉपुलेशन 2 में क्लासिफाई किया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे मिस क्लासिफाई हो गए हों। तो अब कोई भी डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन में कितने ऑब्जर्वेशन हमारे मिस क्लासिफाई हो रहे हैं और कितने ऑब्जर्वेशन सही क्लासिफाई हो रहे हैं, इसकी बेसिस पर उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। कि अगर मुझको ये पता करना है कि कोई डिस्क्रिमिनेंट रूल हमारा अच्छा है कि ख़राब है, तो उसके लिए हमको यह देखना पड़ता है कि उसमें से परसेंटेज ऑफ क्लासिफिकेशन और मिस क्लासिफिकेशन किस प्रकार का है। तो इस एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एपरेंट एरर रेट, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं APER, और उसके द्वारा हम उसमें से एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स तैयार करते हैं
और उसके द्वारा हम अपने इस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की जो परफॉर्मेंस है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा अपरेंट एरर रेट क्या होता है? ये अपरेंट एरर रेट हमारा जो भी हमारा ट्रेनिंग सैंपल है उसके हमारे जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको हमने अपने सैंपल क्लासिफिकेशन फंक्शन के द्वारा जो मिस क्लासिफाई किया है ये उसका फ्रैक्शन होता है। अर्थात कि जो भी हमने अपने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, क्योंकि पहले मैंने अपना सैंपल निकाला है, सैंपल की बेसिस पर हमको पता है कि जैसे में आपने यहाँ पे देखा कि ये सैंपल आपको पता है कि कौन से ऑब्जर्वेशन कहाँ से आ रहे हैं और इन्हीं ऑब्जर्वेशन को हमने अपने इस डिस्क्रिमिनेंट रूल के द्वारा हमने इनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। अगर आपका क्लासिफिकेशन 100% सही हो जाता है तो इसका मतलब कि आपका क्लासिफिकेशन रूल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसी और जहाँ पे इसका मिस क्लासिफिकेशन होता है उसी जो मिस क्लासिफिकेशन का जो हमारा फ्रैक्शन है हम उसी को यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा अपरेंट एरर रेट होता है ये हमारा पेरेंट पॉपुलेशन के फॉर्म पर नहीं डिपेंड करता है और ये किसी भी क्लासिफिकेशन प्रोसीजर के लिए हम उसको निकाल सकते हैं। और ये जो हमारा है अपरेंट एरर रेट इसको हम अपनी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारा जो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स होते हैं अपने इस क्लासिफिकेशन में उनकी एक समरी होती है। उसको हम आपको देखिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार से इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को तैयार करते हैं और किस प्रकार से हम अपना अपार या जो अपरेंट एरर रेट है उसको हम निकालते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे N1 ऑब्जर्वेशन लिए थे कहाँ से? P1 से और N2 ऑब्जर्वेशन लिए थे P2 से। अब हमने अपना जो भी सैंपल क्लासिफिकेशन फंक्शन है उसको निकाल लिया और उसमें से हमने देखा कि N1C हमारा नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे P1 से आ रहे थे और उनको मैंने करेक्टली P1 में हमने क्लासिफाई कर दिया है। तो जैसे मैंने इसका सिंबल भी लिया है N1, मतलब N1 हमारा जो ऑब्जर्वेशन थे और उसको C का मतलब है कि क्लासिफाइड। तो N1C हमारा नंबर है कि जो हमारी पॉपुलेशन 1 से आ रहे थे और उनको मैंने सही क्लासिफिकेशन किया है पॉपुलेशन 1 के अंदर ही। उसी तरीके से N2C हमारा जो हमारा है ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो हमारे P2 से आ रहे थे और उनको मैंने P2 पॉपुलेशन में करेक्टली क्लासिफाई कर दिया है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे N1M भी लिया है। N1 ऑब्जर्वेशन और M का मतलब है मिस क्लासिफाइड। तो जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो हमारे P1 से आ रहे थे लेकिन हमने उनको P2 में क्लासिफाई कर दिया वो हमारा है N1M। उसी तरह से N2M हमारा वह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो हमारे P2 से आ रहे थे और उनको हमने P1 में मिस क्लासिफाई कर दिया। राइट, उसकी बेसिस पे हमने अपनी जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखी इस प्रकार से तैयार करी कि यहाँ पर हमने लिखा जो हमारी एक्चुअल मेंबरशिप है, जो हमको पता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन P1 से आ रहा है और कौन सा ऑब्जर्वेशन हमारा P2 से आ रहा है। और उसी तरीके से अपने डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन के नियम के द्वारा हमने उसकी मेंबरशिप को प्रेडिक्ट किया कि अगर हम अपने इस जो हमने लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन अपना निकाला है उसके द्वारा अगर हम उन्हीं ऑब्जर्वेशन को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो वो हमारे किस पॉपुलेशन में क्लासीफाई होते हैं। तो ये जो हमारा है तो हमारे पास दो पॉपुलेशन है P1 और P2 जहाँ पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पे कि आपके ये जो नंबर थे N1C आपके कौन हो गए जिनकी एक्चुअल मेंबरशिप थी P1 की और वो उनको हमने P1 में क्लासीफाई किया है। उसी तरीके से जो आपका जो एक्चुअल मेंबरशिप थी हमारी P2 की और उसको हमने P2 में क्लासीफाई किया तो ये हमारा N2C हो गया। तो अब जो हमारे जो मिस क्लासीफाइड हमारे ऑब्जर्वेशन बचे हैं कितने बचे हैं N1M। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं N1 माइनस N1C से भी निकाल सकते हैं। और उसी तरीके से जो हमारे मिस क्लासीफाइड ऑब्जर्वेशन थे जो हमारे एक्चुअली P2 को बिलोंग करते हैं लेकिन उनको हमने P1 में बिलोंग क्लासीफाई किया है N2M, इसको हम N2 माइनस N2C से भी निकाल सकते हैं। राइट, और आप अगर देखो कि N1C प्लस N1N आपका N1 के बराबर, N2M प्लस N2C आपका N2 के बराबर होगा। अब इसके इन नंबर्स की बेसिस पर हम अपना यहाँ पे अपरेंट एरर रेट इस प्रकार से निकाल लेते हैं N1M प्लस N2M डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो ये क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मिस क्लासीफाइड ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यही बात तो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ ट्रेनिंग सैंपल है जो सैंपल क्लासिफिकेशन फंक्शन के द्वारा उनको मिस क्लासीफाई कर दिया गया है। राइट, तो चलिए अब हम यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा यहाँ पर कि हमने आपको जो भी एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम किस प्रकार से किसी ऑब्जर्वेशन को दो मल्टीवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन के बीच में क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में बताया। और साथ ही आपको हमने अपने इस डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की जो क्वालिटी है उसको किस प्रकार से चेक किया जाए उसके लिए हमने आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और जो अपरेंट एरर रेट का कॉन्सेप्ट दिया।
अब ये कॉन्सेप्ट तो हमारे बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान से, लेकिन उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करिए और समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्या हो रहा है। अब इन कॉन्सेप्ट को अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से इनको एम्प्लॉय करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, और उससे जो हमारा लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन आएगा, उसको हमको किस प्रकार से लेना है, समझना है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। और उसमें आप देखोगे कि जब हम अपने सॉफ्टवेयर में कार्य करते हैं तो बहुत से हमारे फंक्शंस ऐसे आ गए हैं कि जिनको हम अपने कंप्यूटेशन के द्वारा बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, और वहाँ से हमको जो हमने थ्योरी में कवर किया है उससे ज़्यादा शायद इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से मिल जाएगी। तो आप इन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करिए और हम अगले लेक्चर में आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से एम्प्लॉय करते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन के हमने बेसिक डेफिनेशन और जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा, वहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी हम उसको वहाँ पे सिर्फ इतना बताएंगे कि ये वैल्यू इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर आपके दिमाग में ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।